हम सब जब भी आसमान में देखते हैं तो ये सोचते हैं आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना। आज हम इसी चीज पे बात करेंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उसे बंद कीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर कई थ्योरीज हैं। बिग बैंग के पुराने रिवाइवल प्रिंसिपल में से स्टेडी स्टेट यूनिवर्स मॉडल है। यह ब्रह्मांड के लिए शुरुआत और अंत की संभावना से इनकार करता है। इसके बजाय लगातार विस्तार करने वाले ब्रह्मांड के लिए सिलेक्शन करना जो फिर भी समान ओवरऑल डेंसिटी बनाए रखता है। दूसरे शब्दों में एक स्टेडी स्टेट यूनिवर्स हमेशा के लिए समान है लेकिन लगातार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इस मॉडल में आकाशगंगाओं, ग्रहों और पदार्थ के अन्य रूपों को कॉन्टिन्यूअल रिक्रिएशन में बंद किया जाता है और क्योंकि डेंसिटी समान रहती है, पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अनऑब्जर्वेबल हो जाती है क्योंकि नई रचनाएं उनकी जगह लेती हैं। इस सिद्धांत को शुरू में 1928 में सर जेम्स वुड जीन्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1940 के दशक के अंत में हरमैन बॉन्डी, फ्रेड हॉयल और थॉमसन गोल्ड द्वारा आगे विकसित किया गया। दूसरी थ्योरी द बाउंसिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल। यह दिया जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड एक बूंद से विस्तारित हुआ जिसकी ग्रेविटी और डेंसिटी अनंत तक पहुंच गया और तब से विस्तार करना जारी रखा है। इसे इन्फ्लेशनरी मॉडल कहा जाता है। बाउंसिंग कॉस्मोलॉजी बिग बैंग या साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल में ब्रह्मांड का तेजी से बिग बैंग जैसा विस्तार शामिल है, लेकिन यह न केवल विस्तार के लिए बल्कि ब्रह्मांड के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक रिवाइव फंक्शन जोड़ता है। एक साइक्लिक यूनिवर्स न्यूनतम मात्रा में सिकुड़ता है और फिर बाद के विस्तार में उछाल करता है। एक अन्य प्रकार एक ब्रह्मांड का प्रस्ताव करता है जो केवल एक बार उछलता है। इसमें वर्तमान ब्रह्मांड पहले के कॉन्ट्रैक्शन के बाद अस्तित्व में आया। सिंगल बाउंसिंग थ्योरी के अनुसार आज का ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तारित होगा। इस सिद्धांत को पहली बार जूलियानो केसार सिल्वा नेव्स ने जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशनल जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में पब्लिश किया था। नेव्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्पिनास, ब्राजील के गणित, स्टैटिक एंड साइंटिस्ट कंप्यूटेशन संस्था में शोध करता है। प्लाज्मा और इलेक्ट्रिक यूनिवर्स थ्योरी। इलेक्ट्रिक यूनिवर्स थ्योरी में ग्रेविटी प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पीछे छोड़ देता है। इस सिद्धांत में प्लाज्मा ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं और ब्रह्मांड के मौलिक क्रम में एक अभिन्न भूमिका निभाता है जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रस्ताव करता है जो प्लाज्मा फिलामेंट के साथ प्रवाहित होता है। आकाशगंगाओं को आकार और शक्ति देने में सक्षम ये धाराएं तारों में प्रवाहित होती हैं, उन्हें फ्लोरेसेंट बल्ब की तरह शक्ति प्रदान करती है। वे ग्रहों के जन्म को प्रेरित करते हैं। इलेक्ट्रिक यूनिवर्स थ्योरी पहली बार 1930 के दशक में नोबेल विजेता भौतिक विज्ञानी हेंस अल्फ्वेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अल्फ्वेन ने तर्क दिया कि यदि प्लाज्मा ब्रह्मांड में व्याप्त है तो यह एक गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने में सक्षम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले जा सकता है। बाद में उन्होंने मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। हालांकि इलेक्ट्रिक यूनिवर्स थ्योरी के लिए कोई सबूत नहीं है और यह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की सिद्धांत की परिभाषा को पूरा करने में विफल रहा है क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं को एम्पिरिकल वर्ल्ड में इसकी कोई भविष्यवाणी शक्ति नहीं है जिसके साथ हम इसकी उपस्थिति के भौतिक संकेतों को देख सकते हैं। लेकिन इसकी परवाह किए बिना ब्रह्मांड को समझने के लिए एक सरल तरीके की तलाश में कई वैज्ञानिकों के माध्यम से इसे लोकप्रियता मिली है। चौथी थ्योरी द ब्लैक होल ओरिजिन थ्योरी। ब्लैक होल सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से ब्लैक होल से निकला है। इस मॉडल में हम इसके घटना होरिजोन से परे रह रहे हैं। यह सिद्धांत कुछ समय के लिए आसपास रहा है। प्रारंभ में पेरीमीटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक पेपर प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया था कि ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इंडियाना विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी निकोडेम पोप्लावस्की के एक अलग और अधिक हाल के संस्करण में देखने योग्य ब्रह्मांड एक ब्लैक होल का आंतरिक भाग है जो संभवतः एक बड़े मूल ब्रह्मांड या मल्टीवर्स के अंदर मौजूद है। अगर सच है तो हम कह सकते हैं कि हर ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड का द्वार है, लेकिन क्योंकि हम घटना क्षितिज को पार नहीं कर सकते हैं इसलिए सिद्धांत की पुष्टि या गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं है। पांचवी थ्योरी सिमुलेशन थ्योरी। सिलिकॉन वैली में बहुत से लोग इस विचार के शौकीन हैं कि अगर सच है तो अन्य सभी को ट्रम्प लगता है, एक विशाल अनुकरण में रहने की संभावना। इस विचार ने द मैट्रिक्स जैसी फिल्मों और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क की ऑफ द कप टिप्पणियों से मुख्य धारा का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि सबूतों के अभाव के बावजूद यह पूरी तरह से संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बाद में 2017 में इस विचार पर शोध किया।
लेकिन परिणाम बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कंप्यूटर प्रोग्राम का निर्माण नहीं है। अध्ययन यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट द्वारा किया गया था। नकली ब्रह्मांड को इसके निर्माण से बड़े कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने इस ब्रह्मांड में हर चीज की गणना करने में सक्षम कंप्यूटर बनाने की संभावना पर ध्यान दिया, लेकिन इस तरह के काल्पनिक कंप्यूटर को हर कण की कद की गणना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होने की आवश्यकता होगी। कहने की जरूरत नहीं है, यह एक कठिन गणना है। कंप्यूटर के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों को डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इसकी मेमोरी को पूरे ब्रह्मांड की तुलना में अधिक परमाणुओं की आवश्यकता होती है, और केवल कुछ और कणों को जोड़ने के साथ कॉम्प्लेक्सिटी तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए यह कहना शायद सुरक्षित है कि हम किसी एलियन स्पेस स्टेशन के उत्पाद नहीं हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। अब चलिए समझते हैं कि बिग बैंग से कैसे यूनिवर्स बना। सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को ब्रह्मांड का शुरुआती चरण मानती है। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छटकने लगे। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सच्चाई यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अंतरिक्ष से जब हमारा सूरज भी धूल के कणों से छोटा नजर आता है तो वहाँ हमारा वजूद क्या होगा। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का इमिशन हुआ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटना से परिभाषित होती है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। महाविस्फोट नामक इस महाविस्फोट के धमाके के मात्र 1.43 सेकेंड अंतराल के बाद समय अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। भौतिक के नियम लागू होने लगे थे। 1.34वें सेकेंड में 1030 गुना फैल चुका था और क्वार्क, लेप्टॉन और फोटोन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4 सेकेंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था और अन्य भौतिक तत्व बनने लगे थे। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक एटॉमिक इकाई के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में ही नहीं थी। बिग बैंग सिद्धांत के आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिक में जॉर्ज लेमेत्र ने लिखा हुआ है। लेमेत्र एक रोमन कैथोलिक पादरी थे और साथ ही वैज्ञानिक भी। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित था। यह एडविन हबल थे जिन्होंने वर्ष 1929 में यह बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़ रहे हैं। महाविस्फोट सिद्धांत दो मुख्य धारणाओं पर आधारित होता है। पहला भौतिक नियम और दूसरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत। कॉस्मिक थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होता है। 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने महाविस्फोट के बाद 1 सेकंड के अरबी भाग में ब्रह्मांड के सब्सटेंस को मिलने वाले भार का सिद्धांत प्रपोज किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसोन थ्योरी पर आधारित था। इसे बाद में हिग्स बोस के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर पर्दे उठाया, वहीं उसके स्वरूप को परिभाषित करने में मदद की। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह करीब 5000 ग्रह हैं। कहीं न कहीं जिंदगी होगी और जरूरी नहीं कि वह हमारी तरह ही हो। वहाँ बहुत ही प्राथमिक स्तर पर भी जीवन हो सकता है। मछली जैसा या हमसे डेवलप्ड प्राणी भी हो सकते हैं। वैसे अभी तक हमारे आसपास कोई भी लाइफ नहीं पाई गई है यूनिवर्स में। यूनिवर्स में ही क्या, अभी तो हमारे सोलर सिस्टम में ही ऐसा कुछ नहीं है। वही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय में इसके बंद होने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है और वह रफ्तार लाइट स्पीड से भी तेज हो चुकी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है पर दिखाई नहीं देती। इससे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। यह क्या है? अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम रहस्य खुल सकती हैं। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में क्या है। इसी तरह हमें डार्क मैटर का पता है कि यह ग्रेविटी पैदा करता है, पर यह जानकारी नहीं है कि डार्क मैटर बना किससे है। यह भी दिलचस्प बात है कि यूनिवर्स जितना हमें दिखाई देता है वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है।
बाकी 95% हिस्सा अदृश्य है। इसमें से डार्क एनर्जी 68% है, बाकी 27% डार्क मैटर है, जिसे 1933 में खोजा गया था। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिनके बारे में हमें अभी भी नहीं पता चला है। बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालात में बिग बैंग शुरू हुआ, पहली आकाशगंगा कैसे बनी, पहला ब्लैक होल कैसे बना, इन सवालों के जवाब 20 साल में मिलने की उम्मीद है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र है। आजकल समानांतर ब्रह्मांड की भी बात हो रही है। इसमें माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका प्रतिरूप समांतर ब्रह्मांडों में मौजूद है। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी घट सकता है वह सब दूसरे ब्रह्मांडों में घटित हो रहा हो। हालांकि अभी तक यह आइडिया है और इसे साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए स्विट्जरलैंड की सर लैब में इन दिनों प्रयोग हो रहे हैं। दुनिया की यह सबसे बड़ी लैब फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनी हुई है। यहाँ अरबों डॉलर का खर्चा करके लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की महामशीन मंगाई गई है। इसकी मदद से यह पता लगाया जाएगा कि ब्रह्मांड किन हालात में बना था। उन हालात को पैदा करके स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयोग में भारत समेत दुनिया भर के करीब 100 देशों के हजारों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। सर लैब से ही गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन होने के ठोस सबूत 2012 में मिले थे। आजकल यहाँ डार्क मैटर पर प्रयोग चल रहा है। उम्मीद है कि ब्रह्मांड से जुड़ी कई पहेलियां जल्दी सुलझ जाएंगी। तो ये वीडियो अब समाप्त होता है। आज हमने इस वीडियो में बिग बैंग के कुछ अल्टरनेटिव थ्योरीज के बारे में जाना, यूनिवर्स कैसे बना और कौन सी थ्योरी सबसे सटीक है जिसके कारण यूनिवर्स बना। तो चलिए अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं।